द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ याना मीर काफ़ी अरसे के बाद आई हैं और ये आप जानते हैं श्रीनगर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं। याना, पाकिस्तान में जब भी आजकल कश्मीर का तस्करा होता है ना, तो ये कहा जाता है कि डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर में 70 लाख अगर मुसलमान हैं, तो डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने के लिए तो फिर आपको 70 लाख से ज्यादा आउटसाइडर्स को लाके वहां बसाना पड़ेगा। तो अगर कुछ लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अभी मैं फिगर देख रहा था, गूगल मैंने किया, तो उसमें यह था कि 3,50,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और इनमें से जो अक्सरियत है वो ऐसे लोग हैं या उनकी औलाद है जो 78 साल से जम्मू में या कश्मीर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज एज कश्मीरी नहीं दी जा रही थी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी। मसलन बहुत से लोग ऐसे थे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते थे। तो इस तरह की अनोमलीज थी। तो आप कैसे देखती हैं? आप काफी क्लोजली वॉच करती हैं पाकिस्तानी मीडिया को, सोशल मीडिया सीन को भी देखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या खराबी है इस आर्ग्यूमेंट में? इसमें खराबी ये है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक चेंज तब होता है, बहुत सालों से हो रहा है, और सबसे ज्यादा तब होता है जब पाकिस्तान से लुढ़क के इस साइड पे आ जाते हैं लोग। Because Kashmiris are not Pakistanis and they will never be Pakistanis. Urdu is not our language. Our language is Kashmiri. और कश्मीरी लैंग्वेज जो है कश्मीरी पंडित बोलते हैं और कश्मीरी मुसलमान बोलते हैं, और कश्मीरी बुद्ध भी होते हैं, कश्मीरी ईसाई भी होते हैं, वो सारे भी कश्मीरी बोलते हैं, इवन कश्मीरी सरदार भी होते हैं, ठीक है, वो भी कश्मीरी बोलते हैं। सो दिस इज अवर डेमोग्राफी। अब अगर आपको हमारी डेमोग्राफी का इतना ख्याल है तो जी आप वहां से ना टेररिस्ट ना भेजा करें हमारी सोसाइटी में, सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल आई कैन से टू देम। क्योंकि हमारे बीच में जब आपके यहाँ से टेररिस्ट आ जाते हैं पाकिस्तान से, दैट इज व्हेन हमारी डेमोग्राफी खराब हो जाती है। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रही बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप एक प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। डोमिसाइल के लिए आपको लाइक आई हैव टू गिव माय फादर स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, आई हैव टू प्रोड्यूस दिस थिंग की प्रूफ कि भाई मेरे ग्रैंडफादर भी यहीं पे पैदा हुए थे, ऑल ऑफ दिस, देन यू गेट योर स्टेट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऐसी किसी को बाहर से आके, कोई दूसरे स्टेट से आके स्टेट सर्टिफिकेट नहीं बना सकता और ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज जस्ट अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो पहले हमारे पास हुआ करता था। तो इतना सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं कि ये बांटे जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना। बांटे तो, अगर बांटने की बात हो रही है तो मैं बता दूं बांटा क्या जाता था। बांटे जाते थे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स। लेट 1980s में जब टेररिस्ट घुस आते थे हमारे कश्मीर में पाकिस्तान से, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के लोगों पे तशद्दुद करते थे और फिर इंडियन आर्मी को बदनाम करते थे। तो बांटने की अगर बात हुई तो ये चीजें बढ़ती थी, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि इन सब चीजों पे देखिए पहले ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एक चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली जब पाकिस्तान से कश्मीर में घुस के अटैक्स करना अब इतना मुश्किल के बराबर हो गया है कि अब ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे डिपेंड कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कश्मीर के बारे में। जी याना, हमारे यहाँ जो है ना, कहा जाता है कि कश्मीर की जो मूवमेंट थी, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट कह लें या सेसेशनिस्ट मूवमेंट, वो इंडिजिनस थी। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक साहब हैं, जड़ावाला में रहते हैं, सुहेल भट्ट, उनका इंटरव्यू किया एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ सेक्युलरिस्ट एंड अ लिबरल पर्सन। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ट्राइबल इन्वेजन था अक्टूबर 47 वाला, वो भी इंडिजिनस था, और ये जो पठान थे वो सॉलिडेरिटी में आए थे। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा था। तो मैंने बहरहाल उनसे ये पूछा कि रावलपिंडी ज्यादा करीब है या वजीरिस्तान ज्यादा करीब है, कि पिंडी के लोग नहीं पहुंचे वहां लड़ने के लिए, और वजीरिस्तान से अनपढ़ लोग, जिनके पास शायद अखबार भी नहीं जाता था, जिनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं था, उन तक ये इतला पहुंच गई। और जो पढ़े लिखे लोग थे रावलपिंडी के या उसके करीब बाकी जो शहर है, गुजरात है, उन तक ये खबर नहीं पहुंची, वो नहीं पहुंचे वहां पे। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली 87 में जो इलेक्शंस हुए थे ना, वो बड़े रिग्ड थे,
उसकी वजह से कश्मीरियों में फ्रस्ट्रेशन फैली और उन्होंने बंदूक उठाई। इंडिजिनस स्ट्रगल, ये वर्ड सुन के ना मैं क्या बताऊं, मतलब सही है, आप लोगों को लगता है इंडिजिनस स्ट्रगल है, और इंडिजिनस स्ट्रगल कराने वाली तंजीमें देखो कौन सी हैं। ठीक है, जैश ए मोहम्मद जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है, हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर की आजादी चाहती है, अंसार गजवातुल हिंद जो कश्मीर में शरिया लाना चाहती है। अरे इन सब की एक दूसरे से नहीं बनती, कश्मीरियों से क्या खाक बनेगी? और कश्मीरी के इतने बेवकूफ हैं जो इन चिलगोजों को अपना लीडर मान के चले। देखें, आइंदा से जब भी आप टेररिज्म को एक कश्मीरी का इंडिजिनस स्ट्रगल करार दें, इससे पहले एक आंकड़ा याद रखना, 70% वोटर टर्नआउट था जब कश्मीर में इलेक्शन, सबसे रीसेंट इलेक्शंस हुए। बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले, बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले वोट्स देने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स देने के लिए। 70%, ये कोई छोटा टर्नआउट नहीं है वोटर टर्नआउट। अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते तो 70% कश्मीरी बाहर निकल के वोट नहीं डालते इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, और 70% कश्मीरी में से मेजॉरिटी इन लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अपना सीएम चुना। नहीं चुनते अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते। अगर इन चिलगोजों की जो थॉट प्रोसेस है इसको हम अपना मानते या इसको हम फॉलो करते, इससे हम अग्री करते, तो हम वोट ही नहीं डालते ना इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को। सिंपल सी बात है। सैयद सलाउद्दीन इज अ फॉरगॉटन स्टोरी, उस तक प्लीज ये पैगाम पहुंचाइए, उसको कोई याद नहीं करता यहाँ पे। वो आराम से, मुझे पता नहीं वो जिंदा भी है क्या या मर गया, वो जिंदा है जी, आई थिंक सो। अच्छा, तो उस तक पैगाम पहुंचाइए कि आप आराम से रिटायर हो जाना, और रिटायर तो हो चुके हैं, रिटायर के बराबर हैं, क्योंकि आपको कश्मीर में कोई याद नहीं करता जनाब। आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जो है इबादत में गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, उनसे मगफिरत मांगे खुद के लिए जो गुनाह आपने किए हैं, ठीक है ना? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टर सलाउद्दीन, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ फॉरगॉटन स्टोरी, नोबडी इवन रिमेंबर्स यू फ्रॉम माय जनरेशन, नोबडी रिमेंबर्स यू एंड नोबडी केयर्स। ठीक है ना? तो आप बस आपने बहुत कर लिया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए, इन योर ओन आईज, आपको क्रेडिट चाहिए ले लीजिए। अब आप प्लीज आराम फरमाइए और आराम से, मतलब आप खुदा के पास चले जाइए जब भी आपकी उम्र आ जाएगी। तो that's all I can say कि ये these are forgotten heroes and they are heroes in their own eyes, not in the eyes of Kashmiris। जी। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि सैयद सलाहुद्दीन के बेटे जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी करते रहे हैं, और इसी तरह से सैयद अली गिलानी की मेरे ख्याल ग्रैंड डॉटर, और इसी तरह से शबीर शाह की भी मेरे ख्याल बेटी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है इस मूवमेंट से, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है कश्मीर में। तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, कुछ हैं आपके पास? नौकर है, नौकर ही रहे, नौकर ही अच्छे लगते हैं, बस इतना ही मैं कहूंगी। और ज्यादा रेजिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कोई आपके साथ है नहीं इस चीज में। ये इन लोगों ने रियलाइज किया, तभी तो जाकर इन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, इसमें से कोई पैसे नहीं निकल रहे, लोग रेडिकलाइज नहीं हो रहे, भारत के खिलाफ कम से कम रेडिकलाइज नहीं हो रहे, तो अब कोई फायदा नहीं है अब, और हम कश्मीरियों को बेवकूफ नहीं बना सकते जो हमारे बाप दादा इतने सालों से करते आ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट एंड इट हियर और चुपचाप अपना करियर बनाते हैं। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फर्स्ट या सेकंड होंगे शायद हम, चाइना के बराबर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में इनको नौकरियां मिली हैं। ये तो बहुत ही खुश बैठे हैं इस वक्त। तो जब ये नहीं याद कर रहे, तो इन चिलगोजों के जो चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में, वो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पुरानी बातें याद आए? नोबडी केयर्स, जस्ट मूव ऑन। ओके जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये खबर नहीं आती कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े कौन से हुए हैं। अभी मैंने इसको गूगल किया तो उस पे एक तो चनाब रेल ब्रिज का जिक्र सुना, फिर जोजिला टनल की बात हुई। ये सारे ऑपरेटिव हैं सर, ये सारे फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेटिव भी हैं जी। और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे NH-44 जिसको कहते हैं, हाँ, कई सालों से ऑपरेटिव है। और एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है अवंतीपुरा में। तो इनकी तो तफसील कुछ दे सके, या कोई बाकी जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं। एक ब्रिज जो बना वो सुना बहुत ही मुश्किल ब्रिज था, उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी।
ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हुए भी 1-2 साल से ज्यादा हो गए हैं। सो दे आर ऑल गोइंग ऑन, और इसके बारे में मैंने यूके पार्लियामेंट में भी बात की थी कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है लेकिन उस टाइम थे कि कितना खर्चा हुआ और कितना, और अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कई सारे बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हमें ज्यादा चांस है क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है जो पाकिस्तान के साथ था, तो अब तो इसका जाहिर सी बात है इसका चांस उठाएंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि कश्मीर में जो पावर की शॉर्टेज होती थी वो भी इस साल पूरी हो चुकी है। मतलब समर में शॉर्टेज हुई ही नहीं इस साल, क्योंकि नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन जो है वो मजबूत किया गया है। अभी जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल पाइपलाइन में, जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमें फिर इतना सरप्लस पावर होगा कि कश्मीर पावर एक्सपोर्ट करने लगेगा इंशाल्लाह ताला। जी अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो एक स्टूडेंट जो था वो कश्मीर से था और वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान था। और ये अलग बात कि क्लास में जब भी वो थोड़ी सी भी कोई बात करता था जो उसने देखा पाकिस्तान में, कोई क्रिटिकल बात करता था, तो फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसके खिलाफ हो जाते थे कि तुम तो एंटी पाकिस्तान हो। यानी ऐसी फैमिली, वो कह रहा मेरी फैमिली के मेरे ख्याल 3-4 लोग जो हैं वो इस स्ट्रगल में काम आए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्रो पाकिस्तान था। लेकिन जब भी वो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म करता था पाकिस्तान पे, तो क्लास फेलोज का रिएक्शन ये होता था कि ये कश्मीरी जो है ना ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, अब कितना हुआ है प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट, या अभी भी बरकरार है, और वो किस हद तक था और किस हद तक अब है? नहीं, प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होगा और वहां तो होना लाजमी है ना। बिना उस सेंटिमेंट के वहां लोग इलेक्शन में खड़े भी नहीं हो सकते। आपको तो पता ही है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, व्हाट अ मजाक, इट इज अ मजाक कश्मीर एक्चुअली। तो जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है वहां पे इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी जो नॉमिनेशन पेपर में फॉर्म 1 पे क्या लिखा है कि आप एलिजेंस स्वेयर करते हो, आप इस बात से मुखालफत नहीं करते हो कि कश्मीर एक्सीड हो चुका है पाकिस्तान को। आपको ये इस फॉर्म 1 पे साइन करना होता है, तभी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इस बात को अगर आपने नकारा कि कश्मीर हैज बीन एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन आजाद कश्मीर। तो जैसे इसीलिए तो JKLF इलेक्शन नहीं कर सकता, वहां पे इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता JKLF, और भी कई पार्टीज, वो APNA कुछ है, वो भी दे आर ऑल डिस्क्वालिफाइड। आप मुझे बताइए सर, एक सिंपल मैं सवाल पूछती हूँ, कोई भी मलेशियन पार्टी सिंगापुर में इलेक्शन लड़ सकती है? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली। तो फिर PTI जो पाकिस्तान की पार्टी है वो तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ती है और जीत भी जाती है। मुझे बताएं फिर ये कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ? अरे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कहती हूँ कश्मीर का जो CM है उसके पावर्स आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। फिर कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ ये? तो जो ये सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर में जो लोग रहते हैं ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको पाकिस्तानी फीलिंग सेंटिमेंट्स होंगी, हमें तो नहीं है। जी हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मीडिया रिलीजियसली जब भी इंडियन कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जिक्र करता है तो वो कठपुतली वजीर आला कहता है, यानी पपेट चीफ मिनिस्टर। तो ये एक्सटेंडेड है, इससे कोई डिविएशन नहीं करता कोई मीडिया भी। तो आप कैसे देखती हैं इस बात को? देखिए ये इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि फिलहाल स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ। देखिए 2 प्रॉमिस की गई थी कश्मीरियों को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कि भाई वक्त आने पर इलेक्शंस भी हम करवाएंगे, करने देंगे, आप लोगों को पूरी छूट दे देंगे, और वो किया। एक प्रॉमिस तो फुलफिल हो गया। दूसरा प्रॉमिस ये था कि वक्त आने पर जब वक्त ठीक रहेगा, ठीक है ना, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े से हम संभाल लें, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है कश्मीर की सिक्योरिटी इश्यूज, एक बार हम इसको ठीक से संभालें, फिर हम स्टेटहुड भी रिस्टोर कर देंगे आप लोगों को। हमें कोई शौक नहीं है कि कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाए रखें, हमें कोई शौक नहीं, आप अपना स्टेट खुद संभालो, ठीक है ना। तो जब एक प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल कर लिया, इलेक्शंस करवा लिए, इलेक्शंस में लोगों ने NC पार्टी के
देखिए, अगर इस इलेक्शंस में थोड़ी भी इन्होंने बेईमानी की होती तो फिर बीजेपी जीतती ना इलेक्शन, मगर जीता कौन? उमर अब्दुल्ला जीते ना। जी, उमर नेशनल अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस। जीत के हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि एक बार हमें स्टेटहुड मिल जाए, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ठीक है ना। लेकिन कई लोग जो हैं, कई कश्मीरी भी इस जल्दी में नहीं है कि इतने जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करें। कोई भी कश्मीरी इस जल्दी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिक्योरिटी को संभाल के रखा है, और जिस तरह से, ठीक है, इस साल जो है ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम अटैच जो हुए थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी वजह से टूरिज्म ने सेटबैक हुआ है, टूरिज्म। मगर इस साल के पहले जिस तरह का टूरिज्म हुआ, टूरिज्म में डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म में इजाफा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीजों में, जीडीपी में, कश्मीर की जीडीपी में इजाफा हुआ, तो कई लोग जो है वो खुश हैं सेंट्रल गवर्नेंस के साथ। तो इलेक्शंस के लिए जल्दी लगी थी लोगों को, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि ठीक है, सही टाइम आएगा तो मिल जाएगा। पीपल आर हैप्पी, पीपल आर कंटेंट, एंड पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटहुड हमें मिलने वाला है। कोई में कोई जल्दी नहीं है। तो जब स्टेटहुड मिलेगा, आप खुद चेक कर लें कि सीएम के, कश्मीर स्टेट के सीएम की पावर ज्यादा है या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है, आप खुद जाके चेक कर लें। अच्छा जी, ये बताइएगा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का क्या है फ्यूचर? विल इट बी स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी? क्योंकि पाकिस्तान तो इस पे जाहिर है कि प्रोटेस्ट करता रहेगा, और बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि जी हमें बम मार देना चाहिए ये जो डैम्स बन रहे हैं इंडिया में। तो बम तो हम भी मार सकते हैं, और अगर हमने बम मारा आपके डैम्स में तो गुस्सा पाकिस्तान से ज्यादा चाइना को आएगा। तो एनीवे, हमारे लिए इतना इजी है कि हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसे खत्म कर सकते हैं। एक बम, एक डैम गिरा, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती खत्म। लेकिन क्यों, ठीक है, हम कैसे समझते हैं चाइना की कैसे। दोस्ती पे कैसे? तो फिर ये डैम्स, ये ब्रिजेस जो पाकिस्तान में बन रही है, ये कौन बना रहा है? आपको क्या लगता है? आपको नहीं आपको नहीं तो पता है सर, आप मेरे से बुलवाना चाह रहे हो, आपको खुद पता है। ये तो पहले के बने हुए हैं ना, जैसे तरबेला है, मंगला है। जबकि भी बने हैं, लेकिन किसने बनाए हैं? बेल्ट एंड ये रोड तो इनिशिएटिव के तहत, सीपैक के तहत ही बने हैं ना। नहीं, ये तो अभी पहले के हैं। ये तो वर्ल्ड बैंक और बाकी मुल्कों ने, वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें कंट्रीब्यूशन था। और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने भी अच्छे खासे पैसे दिए थे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन ये 60s। बताइए कि हाँ, कश्मीरी, मंगला डैम का आपने जिक्र किया, मंगला डैम के लिए कितने कश्मीरियों को डिस्प्लेस किया गया, इसकी कोई बात क्यों नहीं करता? कश्मीरियों को उनकी जमीनों से हटाकर, अच्छा, उनके परदादाओं के कब्रों के ऊपर इन्होंने डैम्स बनाए हैं। ये अपने परदादाओं की कब्रों पे जाकर दुआ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उस पर पानी चढ़ा हुआ होता है। ये सब मुझे किसने बताया? पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों ने बताया, जब मैं उनसे लंदन में मिली थी। उन्होंने मुझे बाकायदा वीडियोस दिखाए कि देखिए, हम अपने पूर्वजों की कब्रों पे भी जाके दुआ भी नहीं कर सकते। ऐसी तो हमारी हालत है, हमें वहां से हमें अपनी जमीन से डिस्प्लेस किया गया, ठीक है ना। जब कोई इसकी तो बात नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, कश्मीरी ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कभी इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करते? मुझे नहीं आता समझ जी। अब तो वो बहुत सारे लोग जो हैं मीरपुर के, वो बड़े खुश हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। और जब वो आते हैं पाकिस्तान या कश्मीर तो तो लोग बहुत उनकी इज्जत करते आप ही मुझे बताइए, जब पीओके के लोग इंग्लैंड जाके इतने खुश हैं, हैं। तो इसका मतलब कि जब वो पीओके में थे तब वो खुश नहीं थे। तो आप, तो इतनी क्यों कोशिश होती है कि कश्मीरियों को भी उनकी तकदीर में खराबी लाए जाए बाय मेकिंग देम पार्ट ऑफ पीओके? हम भी कहां खुश होंगे? अगर जब वहां के अपने लोग खुश नहीं थे, वो तो बड़े बड़े खुश हो गए यूके जाके, तो हम पीओके में, पीओके का हिस्सा बन के उनके साथ एक वन कश्मीर बना के, या जो भी है, या पाकिस्तान के साथ शमूलियत करके हम कैसे खुश रहेंगे फिर? और हमारे पास कौन सी गारंटी है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा इसलिए नहीं करना चाहता ताकि हमारी भी जमीन ले ले और हमें भी डिस्प्लेस कर दे, हमारी भी जमीन लेके चाइना को बेच दे? हमें क्या इसकी गारंटी है? अच्छा, ये बताइए कि सैयद अली गिलानी भी ये कहा करते थे कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। और सरदार मसूद खान जो एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी, एंड ही हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर,
फिर वो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे। तो वो जो उनका ये कहना है कि हम टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर जो है कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। इट्स अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट। क्या टू नेशन थियरी? जो होना था हो चुका, 1947 में हो चुका। तो अब क्या टू नेशन? पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, तो कितने नेशंस बनाएंगे टू नेशन थियरी के ऊपर? हर एक शहर में मुस्लिम मोहल्ला है अलग से, तो हर एक शहर को आप बांट देंगे टू नेशंस में। फिर ये क्या आर्ग्यूमेंट है? ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमान जो है ना, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी गई है, कौ विजिलेंटिज्म है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। देखें, जिस कंट्री में सालाना ऑन एन एवरेज 1000 ऑनर किलिंग्स होती हैं, 700 बलोच मारे जाते हैं, 105 शिया मारे जाते हैं सालाना ऑन एन एवरेज, 10 माइनॉरिटी के बाशिंदे मॉब वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, 6 जर्नलिस्ट को गायब किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है ना? तो ऐसी कंट्री के लोग जब ऐसी कंट्री के लोग जब ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो आप कैसे देखती हैं फ्यूचर को? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं उनमें क्या मजीद तनाव आएगा? जंग देख रही हैं आप होराइजन पे, या कोई ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? ये मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, अब भी चल रही है। तो क्या देखती हैं, क्या फ्यूचर है? देखें, ओवर द इयर्स इंडिया ने ये समझ लिया है कि डिप्लोमेसी नहीं चलेगी पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान की खुद की कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद कोई पावर है नहीं। व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज, ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है, और पाकिस्तान की आर्मी को इंस्ट्रक्शंस या तो नॉन नेटो एलाई यूएस देता है या तो चाइना देता है। तो हमने ये बहुत ही मतलब ये लेसन हमने बहुत ही तशद्दुद के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लेसन हमने सीखा कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी करने का कोई फायदा ही नहीं है। देयर इज नो फायदा, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही पपेट है, कठपुतली है पाकिस्तान मिलिट्री के हाथों में। और अगर मैं सच नहीं कह रही हूं तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को लीगल इम्प्यूनिटी क्यों दी गई? क्यों दी गई? इसी से आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से बड़ा, उनसे बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये कहाँ की डिप्लोमेसी हुई कि भाई किसी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर जाके दूसरी कंट्री के आर्मी चीफ से बात करेंगे? ये कहाँ से डिप्लोमेसी हुई? तो इस वजह से जो है मुझे नहीं लगता कि कभी इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। हाँ, मगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मिलिट्री किसी की नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम की है, ना किसी और मुस्लिम बिरादरी की है। आपको तो पता है फलस्तीनियों को भी कहाँ छोड़ा है इन्होंने, फलस्तीनियों को भी तो मारा है जॉर्डन में जाके। तो ये किसी के नहीं है, जिन्होंने भी इनको पैसे दे दिए। मान लो इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा और चाइना के ग्लोबल सक्सेस में रोड़ा डालने लगा, तो चाइना इनको पैसे दे देगा, कहेगा जाओ थोड़ी सी कियोस बढ़ाओ इंडिया में, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स बढ़ाओ, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू करो इंडिया के साथ, प्रॉक्सीज भेज के थोड़ा टेररिज्म करो, हम पैसे दे देंगे। वो कर लेंगे। किसी ने इनको पैसे दिए, जरा आइए यहाँ, हमारे यहाँ फलस्तीनी बहुत बढ़ गए हैं, इनको आके थोड़ा मारिए, वो पैसे ले लेंगे, कर लेंगे। अब तो गए हैं ना गाजा, गए हैं कि नहीं? ट्रम्प पीस प्लान के तहत गए हैं। जहां से इनको पैसे मिलते हैं वो चले जाते हैं। अभी तो नहीं गए खैर, लेकिन चांसेस हैं कि जाएंगे। बिल्कुल, जहां से ये क्यों छोड़ेंगे, जहां से इनको पैसे मिलते हैं ये चले जाते हैं। तो जाहिर बात है कि ये ऐसी कंट्री बची ही नहीं। आप देखिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इनको कौन जानता है? मैं जानती हूँ क्योंकि उनका सरनेम कश्मीरी है नहीं वो कश्मीरी, मगर उनका सरनेम कश्मीरी है, डार, इशाक डार साहब। लेकिन अदरवाइज कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जब उनको जानते ही नहीं कोई, तो उनसे डिप्लोमेसी क्या करेंगे, उनसे बातें क्या हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। वो जाते ही कि आप मुझे बताइए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसी साल कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, यू नो
टॉप टायर कंट्रीज के साथ इनके ट्रिप्स रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक इन्होंने बातें की, एआई इंटीग्रेशन के मुतालिक इन्होंने बातें की, फिनटेक के मुतालिक कई सारे ऐसी चीजें हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के मुतालिक इन्होंने बातें की, बहुत सारी कंट्रीज के साथ एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। आप बताइए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए थे लास्ट, कहाँ गए थे बताइए? वो तो आजकल भी दौरे पे हैं, मेरा ख्याल है रशिया में है इस वक्त वो। तो बहरहाल उन्होंने भी 8-10 दौरे तो किए होंगे, अमेरिका भी गए थे वो, तो काफी एक्टिव हैं वो। लास्ट तो मैंने सुना कि बांग्लादेश गए थे, और आपको तो पता है कि देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को फॉरेन ट्रिप तो नहीं कहते। तो एनीवे उनको कोई जानता ही नहीं, उनसे कोई डिप्लोमेसी करता ही नहीं, तो बात ही खत्म जी। अच्छा, आपके इल्म में है कि 2021 में जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त के आईएसआई चीफ फैज हमीद और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने एक पीस नेगोशिएट किया था, और उसमें यह था कि कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आएंगे बलूचिस्तान में, हंगलाज मंदिर जाएंगे, उसके बाद इस्लामाबाद आएंगे, और 9 अप्रैल को आना था, इस हद तक तय हो चुका था। 2021 की बात कर रहे हैं जी, 2021 की। और फिर इस्लामाबाद में आके उन्होंने अनाउंस करना था रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशंस एंड ट्रेड रिलेशंस। लेकिन इमरान खान जो हैं ही चिकन आउट, और किसने उनको इस पे किया? शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। और ये जो है हमारे एक बहुत ही नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है। और मैं हैरान हूं कि कुछ लोग जो हैं, मैं एक स्पेस में था जिसमें कुछ इंडियंस भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे, तो उसमें एक कश्मीरी जर्नलिस्ट है इफ्तिखार गिलानी, उन्होंने ये कहा कि ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो मैंने कहा जी फिर हामिद मीर से आपके पास नंबर होगा हामिद मीर का, उससे आप पूछ लीजिए कि इज इट फैक्चुअली करेक्ट और इज इट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जी 2021 में तो इतना ज्यादा कोविड था, तो नरेंद्र मोदी जी जा ही नहीं सकते थे किसी दूसरे मुल्क, हालांकि वो उसी साल बांग्लादेश भी गए और यूएन भी गए। तो ये जो है ना आर्ग्यूमेंट, मतलब एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट, वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसका इनकार करने पे बजिद हैं। और किस बात को इनकार किया जा रहा है कि मोदी जी आने वाले नहीं थे, या इमरान खान साहब ने चिकन आउट किया, इस बात को झूठा बताया जा रहा है? वो ये कहते हैं कि ये द एंटायर स्टोरी इज फॉल्स, इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर फिर आप ऐसा करें, हामिद मीर को आपके पास नंबर होगा, और ये बताने वाले कॉक एंड बुल स्टोरी किसने बोला? ये आर्मी, किसी आर्मी के बाशिंदे ने बोला है ना? ये जो है एक जर्नलिस्ट हैं सैयद अली गिलानी के, वो दामाद हैं, आजकल वो दिल्ली में जर्नलिस्ट थे पहले, आजकल टर्की में है वो। कौन? किसी इफ्तिखार गिलानी नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने कॉक एंड बुल स्टोरी कही। दैट्स राइट। तो आप कैसे देखती हैं, वाज इट नॉट अ गुड डेवलपमेंट? मैं तो समझता हूं कि इट वाज, मैं समझती हूँ अगर ये डेवलपमेंट हुआ था तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था। कोविड के बाद जरूर आई एम श्योर मोदी जी वुड हैव फॉलोड अप एंड ही वुड हैव गॉन, क्योंकि पहले भी तो वो गए थे ना, उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको इतना ट्रोल किया जाता है। उनके क्रिटिक्स जो है उनको यही कहते हैं बिरयानी खाकर आए, बिरयानी खाकर आए। उन्होंने कोशिश की थी, और मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि पठानकोट हो। उस ट्रिप के बाद, मोदी जी के उस ट्रिप के बाद नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि पठानकोट हो। आई एम श्योर अबाउट दैट, 100% श्योर। लेकिन जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ होता ही नहीं पाकिस्तान में। सारे डिसीजंस जो हैं, अगर ये कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं है तो इमरान खान को चिकन आउट करने की सलाह किसने दी? किसी आर्मी वाले ने ही दी होगी, क्योंकि आप समझिए इस बात को, पाकिस्तान आर्मी चाहती ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि इनकी जेबें भरना बंद हो जाएगा फिर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए 9 मई 2023 को पब्लिक जो इनके खिलाफ निकली थी ना, जीएचक्यू के खिलाफ निकली थी पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम निकली थी कि नहीं? बहुत मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल कर पाए। पब्लिक की नजरों में इनको अगर हीरो बने रहना है तो इनको ये दिखाना है कि भाई भारत से हमें हमेशा खतरा है और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं भारत से, ठीक है ना? They have to show that to the public. You have to understand. पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनको टेररिज्म को जिंदा रखना है, क्योंकि इसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए 2018 तक
सालाना इनको 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर्स मिला करते थे। यूएस भी देती थी और दूसरे कंट्रीज भी इनको टेररिज्म काउंटर करने के लिए इनको एक बजट मिलता था, एक कॉर्पस इनको मिलता था, जो 2018 में यूएस ने तो बंद कर दिया। लेकिन इनको उम्मीद है कि फिर से शुरू हो जाए। जितना हम दिखाएंगे कि टेररिज्म है उतना, और अभी तो ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, तो इनको पूरी उम्मीद है कि ये कॉर्पस और ये सालाना जो पैसे हैं काउंटर टेररिज्म के, ये फिर से शुरू हो जाएंगे आना, अगर हमें जस्ट इतना करना है कि टेररिज्म को जिंदा रखना है। तभी तो इतने सैंक्शंस, यूएन डेजिग्नेटेड सैंक्शंस लगने के बाद भी ये पूरी तरह से बैन नहीं करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये टेररिज्म रहे। जी। अच्छा, वैसे ये मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और जनरल बाजवा जो थे, ही रियली वांटेड टू मेक पीस विद इंडिया, इसलिए कि उन्होंने कांगो में एक इंडियन जनरल के साथ सर्व किया था, बिक्रम सिंह, जो बाद में वहाँ इंडिया में आर्मी चीफ बने और जनरल बाजवा यहाँ बने। तो एक इंटरेक्शन उनका था, और ये हो सकता है कि जनरल बाजवा के किसी मुखालिफ जर्नैल ने शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान को ये कहा हो कि भाई ये बात आपने नहीं माननी। लेकिन ये तो हम ये गैस वर्क चल रहा है सर, गैस वर्क पे क्यों चले हम? मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी ने ही, अगर इमरान खान इससे बैक ऑफ कर गए तो पाकिस्तान आर्मी की वजह से नहीं, लेकिन आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा, कमर बाजवा, वो तो इसके हक में थे, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं सर, खाने के और होते हैं। वही तो आपको समझना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, आपका भी मतलब यह है कि ये स्टोरी करेक्ट नहीं है, इस तरह नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अगर ये होना था और ये स्टॉल हो गया तो इसमें डेफिनेटली आर्मी का हाथ। ओके, सो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? कोई बात रह गई हो तो? बस मुझे इसी चीज का अफसोस होता है कि इट्स वेरी, मुझे पता है कि पाकिस्तानी आवाम और भारतीय आवाम एक दूसरे को ऑन आर्टिस्टिक लेवल बहुत एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। यू नो, दे लव ईच अदर्स म्यूजिक, दे लव ईच अदर्स आर्ट, दे लव ईच अदर्स स्पोर्ट। यू नो, चाहे आप पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करें या इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, इनके लवर्स दोनों साइड पे हैं, इनके चाहने वाले, तो जो इनको मतलब देखना चाहते हैं परफॉर्म दोनों। एंड इवन मैं हर शो पे यही कहती हूँ कि अगर हमारे बॉर्डर्स बंद नहीं होते तो कितना ट्रेड होता दोनों मुल्कों के बीच, खास करके इससे सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर को होता। तो मैं कंक्लूडिंग थॉट्स मेरे यही हैं कि मेरा हमेशा से ये सपना है कि जो शुरू हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 2023 में, वो बंद नहीं होना चाहिए था। जो पब्लिक मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो गई थी उसको बंद नहीं होना चाहिए था, वो रेवोल्यूशन जारी रहे पाकिस्तान में। बिकॉज जिस दिन आवाम पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ जाने लगे, तब जो है पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को फायदा होगा, क्योंकि तब जो उनका है, जो उनके हक का है, चाहे वो अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ट्रेड बॉर्डर्स खुल जाना हो, यहाँ तक कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हो, जो भी हो, वो उन तक पहुंचे। क्योंकि इस सब पे जो है आर्मी कब्जा करके बैठी है। एक तरह से जो पाकिस्तान की आज हालत है, जो एफएटीएफ में वो घुसा, देखो इट इज सो अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान एज अ नेशन एफएटीएफ के लिस्ट में गया बिकॉज आर्मी की हरकतों की वजह से, मगर इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि वो एफएटीएफ से फाइनली निकला 2022 में। मगर इस गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं है। मेहनत करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मगर उसका फायदा ना आवाम तक पहुंचता है ना कहीं। मेहनत करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फिर बिगाड़ देती है पाकिस्तान की आर्मी। तो ये जो है, इसके लिए आवाम को सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये एक इजी लड़ाई नहीं होगी। खास करके जैसे मैंने बोला, लीगल इम्प्यूनिटी मिल चुकी है अब आर्मी चीफ को। यानी कि आप समझ सकते हैं, मेरी पूरी सिंपैथीज हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट इट। एक रेप केस में, जो रेप केसेस पाकिस्तान में इतने सारे रेप केसेस होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही, मगर पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट में रेप केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.2%। मगर आप देखिए पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में कन्विक्शन रेट 100%। और मिलिट्री जो है वो इवन सिविलियंस पे केस कर सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मिलिट्री हेड्स को
लीगल इम्प्यूनिटी भी है। इसका जाहिर से सीधे सीधे इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी एक मुखौटा लगा दिखाकर दुनिया को कि हम भाई डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ये मुखौटा दिखाकर पीछे से रूल कर रही है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो मैं बस दुआ करूंगी कि पाकिस्तानी अवाम जल्द से जल्द एक रेवोल्यूशन लाए अपने अंदर और पाकिस्तान आर्मी को ये दिखा दें कि ठीक है, वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपकी ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन हमें पता है अच्छे से कि आप प्रोटेक्ट करने से ज्यादा हमारे रिलेशंस बिगाड़ते हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो। आपने हमेशा हमारे रिलेशंस बिगाड़ने का काम किया है। जी अच्छा, ये तो एक हकीकत है कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम में एक लेवल पे एक दूसरे से मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन ये भी हम इनकार नहीं कर सकते कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और मिलिट्री जो है उससे फ़ायदा भी उठाती है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो चेंज जिसकी आप बात कर रही हैं वो परसुएशन से लोगों को कन्विंस करके लाई जाए कि भाई इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन जो हैं उसमें हमारा फ़ायदा है? और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री में भी ऐसे लोग होंगे। मैंने किसी से पूछा था, एक खातून जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स करके आई, उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको कुछ फ्रेशनेस, कोई नया पर्सपेक्टिव नज़र आया इंडिया के हवाले से? तो उसने कहा कि क्लियरली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते, दे वांट मोर ऑफ द सेम। तो ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी चेंज चाहते हैं, जो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत किए जाएं। और अवाम के लेवल पे भी जो है, खास तौर पे पंजाब में, टू टेल यू द ट्रूथ, काफ़ी एंटी इंडियन सेंटिमेंट मौजूद है। तो ये बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि इंडिविजुअली जब कोई हमें इंडियन मिल जाए तो हम बड़ा प्यार मोहब्बत जतलाते हैं, पाकिस्तानियों को भी इंडिया में बड़ी अहमियत मिलती है, लेकिन वो जो नेशनल लेवल पे एक हेट्रेड है वो भी मौजूद है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। जी, लेकिन वो जो है वो हेट जो है वो आर्मी की तरफ से, आर्मी का नैरेटिव है। तो कई लोग वो हेट दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि वो अपनी आर्मी से लॉयल हैं, वो अपनी आर्मी से गद्दार नहीं है। तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी गलत नहीं है, उनको वो हेट जताना पड़ता है क्योंकि वही एक तरीका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी ने कुछ ऐसा नैरेटिव खड़ा करके रखा है कि भाई जैसे लिटरली इन्होंने एक सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम खड़ा किया है। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए, एक पाकिस्तानी को अच्छा मुसलमान होने के लिए सिर्फ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं फॉलो करने, उसको एक सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम भी फॉलो करना है, दैट इज हेट भारत। और उस हेट को जताने के लिए कई लोग सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे सामने आते हैं, कई आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सामने आते हैं और भारत के बारे में भला बुरा कहते हैं। एंड देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कई लोग इससे अपना घर भी चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भी कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं जो हेट पाकिस्तान के मुद्दे पे अपना घर चलाते हैं, उनको व्यूअरशिप आती है क्योंकि वो हेट पाकिस्तान का मुद्दा चलाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में भी ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, ऐसे कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो हेट इंडिया के मुद्दे पर इनको व्यूअरशिप आती है और लोग उनको देखते हैं, यूट्यूब से कमा लेते हैं और साथ ही साथ आर्मी के गुड बुक्स में आ जाते हैं, आईएसआई के गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो इनके लिए इट्स अ प्लस सिचुएशन। तो ये जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे करने के उस इंटेंशन से नहीं, उस नियत से नहीं, पाकिस्तान अवाम को रेवोल्यूशन लाना है अगेंस्ट द आर्मी सिर्फ अपने भलाई के लिए। आप देखिए इस साल पाकिस्तान को जीडीपी में सरप्लस हुआ है 2 ट्रिलियन रुपीस, 2.1 ट्रिलियन रुपीस जीडीपी में सरप्लस, ठीक है ना। लेकिन उस 2.1 ट्रिलियन वो सरप्लस कहां गया? 2.1 ट्रिलियन रुपीस का सरप्लस कहां गया जीडीपी में से? 2 ट्रिलियन किसी डोमेस्टिक लोन को पिटाने में यूज हो गया। कौन सा डोमेस्टिक लोन? और 9% जो है डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया। तो इस सरप्लस में से आवाम को ना कोई वेलफेयर स्कीम मिला, आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, या ना इसमें ये भी है ना कि जहाँ जहाँ पे भी इनकलाब आता है ना, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस भी आता है और जी फिर हालात जो हैं बड़े अरसे तक ख़राब ही रहते हैं। सो इसलिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि एवोल्यूशन का जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता है बजाय रेवोल्यूशन के। मैं जब स्टूडेंट था लाहौर में, तो एक गैर मुल्की था, अमरीकी, उससे मेरी मुलाकात हुई, हम चाय पे बैठे थे,
तो मुझे वो कहता है तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का क्या हाल है, तो मैंने बड़ा कैजुअली कह दिया रेवोल्यूशन। वो बंदा कांप गया रेवोल्यूशन का लफ्ज सुन के। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि रेवोल्यूशन तो बहुत बड़ा लफ्ज है, क्योंकि एक वेस्टर्न जो बंदा है ना, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, उनके जहन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है जब आप रेवोल्यूशन का लफ्ज बोलते हैं। उनके जहन में रशियन रेवोल्यूशन आता है कि जब आप रेवोल्यूशन का लफ्ज बोलते हैं। जान और वैसे माल का नुकसान तो होगा ही किसी भी इनकलाब में, आंदोलन में जान और माल का नुकसान, लेकिन फिर भी तो हो ही रहा है ना पाकिस्तान अवाम के साथ। विदाउट द रेवोल्यूशन ऑल्सो, रेवोल्यूशन के बगैर भी तो जान और माल का नुकसान रोज ही हो रहा है पाकिस्तानी अवाम को, और अवाम को ऑलरेडी खतरा है। अवाम तो बेचारी वैसे भी मर रही है, घुट रही है, ठीक है ना। तो ये जान को बचाने के चक्कर में आप लोगों ने इनकलाब नहीं लाया, तो इन द लॉन्ग रन आप ही की आने वाली नस्लों को इससे नुकसान होगा। थैंक यू याना, आपने बड़ी खुलकर बातें की। बहुत से लोग आपसे एग्री करेंगे, बहुत से डिसएग्री करेंगे, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर।